गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षा। डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ आर्टिकल के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला आर्टिकल क्या है उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल आता है ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में है कि दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे क्या अराजक स्थिति पैदा हुई है कि यूरोपीय कंट्री में किस तरीके की स्थिति रही, अमेरिका में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है और टेम्परेचर किस स्तर पर बढ़ रहा है कि कितना डिग्री सेल्सियस अभी होना चाहिए और अभी कितना है और अभी प्रेजेंट में कहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर बरसात ज़्यादा हो रही है, जिसमें तापमान को लेकर इससे संदर्भित है कि ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में भी उनके उत्सर्जन से रिलेटेड कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। इस आर्टिकल के अंतर्गत हम सभी की विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो आज का हमारा आर्टिकल है बढ़ता तापमान और लापरवाही का पैमाना। यह आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंतर्गत आता है कि इस साल में जो भारत में भारी बारिश के कारण बड़े शहरों में बाढ़ की हालत पैदा हुए। मतलब जो जिस तरीके से बारिश हुई है इसमें भारत के कई बड़े शहरों में बाढ़ की हालत तो हुए ही हैं, लेकिन कई यूरोपीय शहर भीषण गर्मी से जूझते हुए दिखे। मतलब भारत में बाढ़ की स्थिति है तो जो यूरोपीय शहर हैं वहाँ पर टेम्परेचर की बढ़ोतरी देखी गई। अनेक शहरों में गर्मी के कारण चलते बेहोश लोग गिर पड़े, तो स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन के बीच ऐसी विशेष व्यवस्था करनी पड़ी जिसमें जाकर लोग तेज गर्मी में कुछ राहत पा सकें। पिछले 2 सालों में यूरोपीय और अमेरिकी देशों में एयर कंडीशनर की खरीद के प्रति रुचि बढ़ रही है। कारण स्पष्ट है कि यूरोपीय देश आमतौर पर ठंडी जलवायु वाले देश माने जाते हैं, लेकिन उनमें अपने शरीर के अनुकूल रखने के लिए एयर कंडीशनर चलाने की अपेक्षा आग जलाकर कमरा बंद रखने की प्रथा रही है। लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययन से पाया है कि अधिकांश यूरोपीय देशों में इस साल जुलाई के दिनों में तापमान अन्य वर्षों की तुलना अधिक रहा और इटली में जो तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तो प्रेजेंट में जब यहाँ पर एक अभी जो उसको शरीर के अनुकूल को रखने के लिए अनुकूलन रखने के लिए एयर कंडीशनर चलाने की और आग जलाने की आवश्यकता होती थी, उस टाइम पे एयर कंडीशनर चला रहे हैं। और इस टाइम जो यूरोपीय के जो कुछ देश है, यूरोपीय देशों में जुलाई के दिनों में भी तापमान के अन्य वर्षों की तुलना में अधिक रहा है और इटली में तो तापमान का 40 से 45 डिग्री सेल्सियस देखा गया। और इसी बात के मद्देनजर रखते हुए आशंका जाहिर की जा रही है कि तापमान 2 वर्षों में उस आंकड़ों को भी तोड़ सकता है जब सिसरी में पारा 48.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। मतलब यह एक अनुमान लगाया गया कि जब ये 48.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तो इसी के संदर्भ में लगाया कि यह 2 वर्षों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड, यूक्रेन, स्पेन सहित अमेरिका पूर्वी यूरोपीय देशों में भी लगातार गर्मी का कहर बरपा रहा है और अमेरिका में पिछले दिनों में गर्मी के कहर से बचने के लिए पूरे दक्षिण पश्चिम अमेरिका में नागरिकों के एहतियात बरतने की चेतावनी जारी की गई। यूरोप अनुमान लगाया गया कि अमेरिका में पारा जो 43 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा भी पार कर सकता है। यह स्थिति दक्षिणी पश्चिमी एशिया में 11 करोड़ लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी और इसे इस क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान ही सहज ही लगाया जा सकता है। जिस तरीके से ये टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसा नहीं मान सकते कि यूरोप और अमेरिका के देशों में गर्मी में कहर इसी तरह बरपा किया है कि पिछले साल में बढ़ता तापमान आमजन के लिए मुसीबत बन गया था। हालत यह थी कि राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष उपाय करने पड़े थे। लंदन ब्रिज जैसी संरचना को पिघलने से बचाने के लिए तापरोधी कवर से ढकना पड़ा था और कई रेलवे लाइन गर्मी से पिघल गई थी तो आवागमन अस्त व्यस्त हो गया था। तापमान इतना बढ़ा था कि संगल सुलग उठे थे। यूरोपीय देश अब तक ठंडे क्षेत्र कहलाते थे, इसलिए वहां पर बुनियादी ढांचे को गर्मी से बचाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। यूरोपीय स्वास्थ्य संस्थान की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी देशों में मई से सितंबर 2022 के बीच गर्मी के कारण करीब 62,000 लोगों की मौत हो गई और इटली में सबसे ज़्यादा 18,000 से अधिक लोगों की इस बढ़ते प्रकोप के कारण मौत हो गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने बताया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की तैयारी कर ली थी एजेंसी ने।
फ्रांस में गर्मी हवाओं के चलने वाली आग पर काबू पाने के लिए वाटर बम्पिंग प्लेन यानी पानी बरसाने वाले हवाई जहाज़ों का सहारा लिया गया। तो ये शब्दावली इम्पोर्टेंट है। वाटर बम्पिंग प्लेन क्या होता है? वाटर बम्पिंग प्लेन वह है जो पानी बरसाने वाले हवाई जहाज़ों का सहारा लिया जाता है, तो वह वाटर पंपिंग प्लेन कहलाता है। और वाटर प्लेन यह हवाई जहाज़ यानी जो स्पेन में भी आबादी वाले हिस्सों को ठंडा रखने के लिए पानी बरसाने वाले हवाई जहाज यानी वाटर प्लेन के उड़ाए गए हैं। यूरोप के कई शहर ऐसे हैं जहां पर सड़कों के किनारे फव्वारे लगाए गए, जिनमें भीग कर वे कुछ देर के लिए गर्मी के कहर से मुक्ति पा सकते हैं। परंपरागत रूप से हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों को टाई और सूट पहनकर जाना होता है, लेकिन पिछले कुछ साल से सदन के स्पीकर लिंडसे होयल ने सदस्यों में यह छूट दे दी है कि वह बढ़ते गर्मी के प्रकोप के चलते अपनी सुविधानुसार कपड़े पहन कर जाएं। इस साल यूरोपीय और अमेरिकी देशों में गर्मी का प्रकोप थमता प्रतीत नहीं होता है और इस साल जून महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा और इस साल जितनी समुद्री गर्मी पड़ी है उतनी इसके पहले दर्ज नहीं की गई है। तो यह इस बार सबसे अधिक गर्मी रही और इस बार 6 जुलाई को अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है, जो औसत वैश्विक तापमान से 17.08 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह स्थिति डराती है, लेकिन यह स्थिति एकाएक नहीं निर्मित हुई है। यह वैज्ञानिकों एवं पर्यावरण प्रेमी लगातार सावधान करते रहे हैं कि यदि हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं किया तो दुनिया को गर्मी के कहर से बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस विषय पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए, समझौते भी हुए, लेकिन हर बार जिम्मेदारी लोग तय लक्ष्य को पाने के आश्वासन को बिसरा देते हैं। हमें 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नगण्य करना था, लेकिन विकासशील देशों ने यह कहकर इन नीतियों में संशोधन नहीं किया कि विकसित देशों द्वारा इस नुकसान की भरपाई की यानी जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश इसकी भरपाई क्यों करें जो विकसित देशों के द्वारा यह उत्सर्जन किया जा रहा है। और विकसित देशों का तर्क था कि यह सब कुछ करने का ठेका उन्हीं का तो नहीं है। तो यह विकसित और विकासशील देशों में मतभेद रहा और उसी के साथ ही यह जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है वह और बद से बदतर की स्थिति में आ गई, जैसा कि अभी ये जुलाई महीने में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहा, जो जून से सितंबर तक में सर्वाधिक टेम्परेचर में वृद्धि को देखा गया। ग्रीन हाउस गैसों के उस समूह को कहा जाता है जिनके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है और समूचे भूमंडल में गर्मी बढ़ती है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? वह गैसों का समूह होता है जो जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है और समूचे भूमंडल में गर्मी होती है, जिसके अंतर्गत गैसें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी इनमें से प्रमुख गैसें आती हैं। एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि अकेली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पिछले 1.5 दशक में करीब 40% बढ़ गया है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वह 40% इंक्रीज हो गया है, जिससे फ्रिज, कंप्यूटर, AC जैसे संसाधनों के उपयोग वातावरण में जहरीली गैसों का अनुपात बढ़ा रहे हैं। सड़कों पर लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या, पेट्रोल डीजल का निरंतर बढ़ता उपयोग तो सबसे बड़ा कारक है ही। हालांकि वातावरण में उत्सर्जित होने वाली 40% कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ सोख लेते हैं, लेकिन विसंगति यह है कि पृथ्वी की सतह पर पेड़ों की संख्या भी लगातार कम हो रही है, तो इसके कारण इससे कार्बन डाइऑक्साइड का पर्याप्त अवशोषण नहीं हो पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ही वातावरण का तापमान बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है और कुछ लोगों के तथ्य से यह आश्चर्यजनक होता है कि जैसे शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता था, उस पर 97% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है और इसलिए उसका तापमान 470 डिग्री सेल्सियस है। आंकड़े बताते हैं कि वातावरण में मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415 कण प्रति मिलियन पहुंच चुका है और जो कि पिछले 6.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा रहा। यह केवल एक उदाहरण ही है। पृथ्वी के परिवेश में अन्य ग्रीन हाउस गैसों के घनत्व भी लगभग इसी अनुपात में बढ़ रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों के जरूरत से ज़्यादा ऊष्मा को रोक रही है, जिससे धरती पर तापमान बढ़ रहा है और उधर ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य आदि पिंडों से पृथ्वी की ओर आने वाले हानिकारक विकिरणों से भी पृथ्वी पर पहुंचकर वायुमंडल में तापमान
बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक आयोजन हुए और इस बार आवश्यकता पर बार बार बल दिया जा रहा है कि दुनिया, खासकर प्रगतिशील देश, कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावकारी नियंत्रण करें। दुर्भाग्य से दुनिया में जिम्मेदार कही जाने वाली शक्तियों ने इस दिशा में असरकारी कदम नहीं उठाए हैं और परिणाम यह हुआ है कि सारी मानवता एक ऐसी आशंका का सामना कर रही है जिसमें हिमखंड पिघल रहे हैं, धरती का बंजरपन बढ़ रहा है, जंगल सुलग रहे हैं, हवाएं अग्निधर्मा हो रही हैं। यूरोप में बढ़ते तापमान के कारण अस्त व्यस्त हुआ जीवन बताता है कि हम अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में कष्टकारी हो सकते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल में दिखाया गया है और यही एक वर्तमान स्थिति को संदर्भित करता है। यहाँ पर यह आर्टिकल फिनिश होता है। अब हमारा दूसरा आर्टिकल आता है। हरियाणा के नूंह जिले में जो घटना हुई है उसमें के अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक अतार्किक बयान को लेकर यह चर्चा में उठा हुआ है। इन्होंने कहा है कि जैसे हरियाणा में जो हरियाणा के नूंह और इसके आसपास के इलाकों में फैली हिंसा के संदर्भ में मनोहर लाल खट्टर की एक स्वाभाविक और उनकी जवाबदेही को लेकर उनके सवाल उठने लगे हैं कि उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस द्वारा सुनिश्चित करना संभव नहीं है। मतलब उनके बयान में ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो सुरक्षा है वो पुलिस के द्वारा करना सुनिश्चित संभव नहीं है। और यह बयान उन्होंने ऐसे मौके पर दिया है जब दंगाई भीड़ 6 लोगों की जान चली गई है, उस संदर्भ में दिया। तो सैकड़ों वाहन और कई घर दुकानें आग के हवाले कर चुकी और गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद जैसे दिल्ली से सटे सम्राट कहे जाने वाले शहर भी उन्माद की जद में आ चुके हैं। अगर वहां की सरकार मुखिया ऐसी बात कहकर पुलिस की जिम्मेदारियों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं तो जाहिर ही है कि दंगाइयों का मनोबल और बढ़ेगा। पहले ही इस हिंसा के पीछे सरकार मौन समर्थन के आरोप लग रहे थे और खट्टर के इस बयान से ही उसमें पुख्ता करने का भी काम किया गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब खट्टर ने यह अतार्किक बयान दिया है और हमले आमंत्रित किए हैं। कई बार तो यही लगा है कि वे बोलने की बजाय मौन ही रहते तो अच्छा था, मगर शायद ही उन्हें परवाह नहीं कि सरकार का मुखिया होने के नाते कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए। नूंह हिंसा के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री ने दुख और चिंता प्रकट कर चुके हैं। उनकी पार्टी के केंद्र में मंत्री और हरियाणा से एक सांसद ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है कि धार्मिक यात्रा में लोगों को हथियार लेकर चलने की इजाज़त किसने दी। एक क्वेश्चन होता है कि भाई धार्मिक यात्रा है, कोई जुलूस निकल रहा है, तो उस टाइम पे हथियार ले जाने की इजाज़त किसके द्वारा दी जाती है, जो इस हथियार साथ में ले जाते हैं। इसके बावजूद अगर खट्टर को लगता है कि पुलिस हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो उससे उनकी प्रशासनिक लापरवाही स्पष्ट होती है। पुलिस का काम ही है कि हर नागरिक को सुरक्षा देना, ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे आपराधिक प्रवृत्ति से लोग समाज में गड़बड़ी पैदा करने से पहले कई बार सोचें। हर व्यक्ति को सुरक्षा देने का मतलब यह नहीं होता है कि हर आदमी के साथ पुलिस एक का एक सिपाही तैनात रहे। हर किसी की सुरक्षा के संदर्भ में अलग अलग मायने होते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है, मगर खट्टर की इस उलट बात कर रहे हैं। और अब तो नूंह की घटना में अनेक चित्र सामने आ चुकी हैं जिनमें यात्रा निकालने से पहले हिंसा भड़काने की तैयारियां साफ नजर आती हैं, जिसमें मोनू मानेसर का हाथ इस हिस्सा के पीछे बताया जा रहा है और उसके वीडियो कई दिनों से प्रसारित हो रहे थे। स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं कि जब यात्रा से पहले ही लोग हिंसा की आशंका जताने लगते हैं तो फिर पुलिस को इसका अंदाजा कैसे नहीं हो पाया। अगर मान ही लेते हैं कि यात्रा निकालने वाले पुलिस को इस बात को भी ठीक ठाक की जानकारी नहीं दी थी कि उस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे, तो क्या पुलिस इस बात से अनजान थी कि यात्रा के दौरान किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह हिंसा की संभावना वाले क्षेत्रों और स्थितियों की पहचान खुद कर उसे बचाने के लिए करे। और मगर नूंह में तो सब कुछ पहले से ही स्पष्ट होने के बावजूद वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और इस पर अगर मुख्यमंत्री पुलिस की नाकामियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं तो यह किसी भी रूप से एक जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं कही जाएगी। इसके संदर्भ में यह आर्टिकल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है इस क्लास के अंतर्गत, जो है विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, कि ऐसे आखिर कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिससे भविष्य में बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया है।
और इसी तरीके से विश्वविद्यालयों की ओपनिंग कैसे होती है, उनको किसके द्वारा अनुमोदित किया गया जाता है कि विश्वविद्यालय कहीं पर भी कोई भी विश्वविद्यालय खोल लिया जाता है। जैसे सरकारी विश्वविद्यालय के लिए कुछ अलग रिकमेंडेशन होती है, लेकिन निजी विश्वविद्यालय के लिए अलग होती है। तो उसके संदर्भ में जो फर्जी विश्वविद्यालय बनते हैं वो कैसे बन जाते हैं, जिससे जो प्रेजेंट में बच्चों के भविष्य को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस आर्टिकल में देखते हैं कि अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि इन विश्वविद्यालयों की डिग्रियां कहीं भी मान्य नहीं होगी और इससे पहले कई बार गैरकानूनी तरीके से चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों की पहचान कर उन्हें फर्जी घोषित किया जा चुका है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ गई थी, मतलब एक टाइम था कि छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गई थी, तब 100 से ऊपर विश्वविद्यालयों को फर्जी करार दिया था। इसके अलावा भी कई मौक़ों पर विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी की तख्ती पर कर डिग्रियां बांटने वाले संस्थानों पर नकेल कसने की कोशिश की गई थी। इस बार जिन 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी बताया गया है उनमें सबसे अधिक 8 दिल्ली में चल रहे हैं। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? दिल्ली में 8 विश्वविद्यालय है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है। अब यूजीसी ने फैसले के बाद इन विश्वविद्यालयों की डिग्री का कोई मूल नहीं है और ना तो कोई आधार है आधार पर विद्यार्थी कहीं और दाखिला ले सकते हैं, ना ही किसी जगह नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से न जाने कितने युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया और धन की और समय की बर्बादी हुई, वो तो अलग ही है, और उसके साथ जो भविष्य में जो दाव पर लगा हुआ है वो अलग बात है। फिर इस तरह से देखते हैं कि फर्जी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक विश्वविद्यालय का उदय किस लिए होता है या किस तरीके से होता है। इनका उदय के होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे देश में आबादी के अनुपात में सरकारी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की बहुत कमी है, और फिर भी निजी पूंजी से चल रहे विश्वविद्यालयों में संस्थानों में इतनी फीस अधिक होती है कि उन्हें वहन कर पाना सामान्य आय वर्ग के बूते की बात नहीं होती है। ऐसे में हर साल लाखों विद्यार्थियों के सामने संकट पैदा होता है कि किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में दाखिला न मिल पाने के कारण उनका साल बर्बाद चला जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालयों ने पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है और देश में कई जगह मुक्त विश्वविद्यालय भी खुल गए हैं, मगर बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि संस्थानों में नियमित पढ़ाई ही सबसे बेहतर व्यवस्था है। मुक्त विश्वविद्यालय और पत्राचार से हासिल डिग्रियों को नौकरियों में उतनी तरजीह नहीं दी जाती। फिर आजकल आम धारणा बन चुकी है कि जिनके पास तकनीकी शिक्षा की डिग्री नहीं उनके सामने रोजगार का संकट रहेगा। ऐसे में परिवार वाले भी चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी न किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से तकनीकी शिक्षा हासिल करें। अभिभावकों और विद्यार्थियों की इन्हीं चिंताओं का लाभ ये फर्जी विश्वविद्यालय उठाते हैं। यानी इस तरीके की स्थितियां होती हैं कि भाई तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, तो ये वाले विश्वविद्यालय सही नहीं है, तो जो विश्वविद्यालय चर्चा में रहे चलो उन्हीं में एडमिशन ले लेते हैं। उनमें विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने पर यह नहीं देखा जाता है कि वह फर्जी विश्वविद्यालय या क्या है। तो उस टाइम पे जब उसमें एडमिशन लेने पर धन और समय की बर्बादी होने के साथ साथ उनका भविष्य भी अंधकारमय स्थिति में आ खड़ा होता है। विश्वविद्यालय खोलने के लिए कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं। जैसे सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए संसद या विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है, तभी आप सरकारी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। निजी विश्वविद्यालयों को परिसर, कक्षाओं, सभागारों, प्रयोगशालाओं आदि का नक्शा पास कराना पड़ता है और उनके लिए आकार आदि तय किए जाते हैं। फिर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है और उसके लिए भी अध्यापकों आदि की योग्यता देखी जाती है, मगर इतनी तकनीकी बारीकियां सामान्य लोगों को पता नहीं होती हैं। इसलिए आमतौर पर फर्जी विश्वविद्यालय निम्न आय वर्ग के और कम पढ़े लिखे परिवारों को बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी उनके झांसे में आ जाते हैं जिन्हें कहीं और दाखिला नहीं मिल पाता है। मगर सवाल है कि ऐसे विश्वविद्यालय अपना फर्जीवाड़ा बरसों बरस कैसे चलाते रहे और प्रशासन की उन पर नज़र नहीं हो पाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब तक उस पर नकल कसता है तब तक भी सारे युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना चुके होते हैं। तो इस तरीके से यह फर्जी विश्वविद्यालयों के लेके यह आर्टिकल रहा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।